हेलो मेरे वॉरियर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, समझिएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो और क्वेश्चंस लिखना शुरू करते हो तो उस लिखने का तरीका आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, जिसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और 70 आउट ऑफ 70 आप स्कोर बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आंसर सबको आता है बट लिखना नहीं आता कि किस तरीके से लिखा जाएगा, तो एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर इस गाइडलाइन को आप फॉलो करोगे तो एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात क्या है बेटा, अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको क्या मिलता है? क्वेश्चन पेपर मिलता है। अब उस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको रीड करने का कितना टाइम मिलता है बेटा? 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। 15 मिनट्स आपको दिया जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर को क्या करें? रीड करें। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि उसको रीड ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर रीड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको यह पता चल जाए किस सेक्शन आपको बहुत अच्छा आता है, कौन सा सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। ये सारी चीजें हमें पहले ही 15 मिनट में पता चल जाता है अगर हम उसको रीड करते हैं। अब रीड करने का तरीका क्या होता है, सुनो ध्यान से। रीड करना है तो क्या बोलना? अंडरस्टैंड द कमांड वर्ड। आपको वहां पे वर्ड को कमांड करना है, जिसमें आपको क्या क्या कमांड करना है। मान लो कोई चीज आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या वर्ड बोलना चाह रहा है, उसमें देखना है क्या वो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बोल रहा है या फिर डेफिनेशन के लिए बोल रहा है। ठीक है, या फिर इस तरह की क्या चीजें क्या करो, एनालाइज करो कि इसमें क्या चीजें दे रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको फॉलो करना, क्या स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है, ये चीजें कैसे पता लगेगी बेटा? जब ये 15 मिनट आप रीड करोगे क्वेश्चन पेपर। तो अब आपने क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया, आपको समझ में आ गया कि मुझे सेक्शन बी बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन बी करो। आप सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन कैसे करोगे? जब उसको पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे, पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? अब जैसे क्वेश्चन हमें समझ में आ गई, क्वेश्चन में लिखना क्या है, ये हमें टॉपिक पढ़ गए। क्या पूछ रहा है? डेफिनेशन पूछा। अच्छा ठीक है सर, डेफिनेशन उसमें पूछा है। ठीक है, अब लिखना कैसे? पहली बात कि राइट इन द पॉइंट वाइज लिखना है। किस में लिखना है बेटा? पॉइंट वाइज में लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, इस तरीके से हमें क्या करना है? लिखना है। किस तरीके से नहीं लिखना है? अवॉइड लॉन्ग मेथड वाला यूज मत करना कि बहुत बड़े पैराग्राफ ऐसे यूज कर रहे हैं, उसे आपको फॉलो नहीं करना है। इससे भी मार्क्स क्या होते हैं बेटा? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, बल्कि पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, ऐसे भी मार्क्स क्या होते हैं बेटा? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए बता रहा हूं मैं कि थ्योरी पेपर आपको कैसे लिखना होगा। बेटा न्यूमेरिकल्स आएगा, न्यूमेरिकल्स टर्म तो बताओगे, न्यूमेरिकल्स में कैसे लिखना होगा बेटा? सबसे पहले गिवन डेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? गिवन डेटा लिखोगे, सारे गिवन डेटा यहां पे लिखोगे। लिखने के बाद से जो फॉर्मूला यूज करना वो फॉर्मूला लिखोगे और फिर क्या करोगे बेटा? क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन अगर थ्योरी करना है तो थ्योरी कैसे करोगे? तो आपको पॉइंट वाइज में थ्योरी को लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पॉइंट वाइज क्या करना है? थ्योरी को लिखना है। आप समझिए ध्यान से, जब पॉइंट वाइज आपने थ्योरी लिख दिया, आप समझ लो, एकदम स्टेप वाइज बता रहा हूं मैं। पॉइंट वाइज आपने थ्योरी लिख लिया, अब थ्योरी लिखने के बाद से क्या करोगे बेटा? तो जो उसमें कीवर्ड होंगे, जो उसमें क्या होंगे बेटा? जो कीवर्ड होंगे बेटा, उस कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। क्या करना है बेटा? अंडरलाइन करना है। अब बोलोगे सर अंडरलाइन क्यों करना है? देखो, अंडरलाइन करोगे तो बाकी सारे चीजों पे ध्यान ना जाके जो एग्जामिनर है वो उस पर क्या करेगा? तुरंत उसका ध्यान जाएगा और देखेगा कि हाँ, इस की पॉइंट जो है ये इस क्वेश्चन से रिलेट करता है, तो आपको पूरे मार्क्स ऐसे ही देके चला जाएगा, पूरे मार्क्स देके चला जाएगा बेटा। फिर उसको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए की पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो की पॉइंट जो भी आएगा उसको क्या करना है बेटा? अंडरलाइन करना है। दूसरा काम कंप्लीट, 3 काम आपको कंप्लीट बता दिया बेटा। चौथा क्या होगा? अगर आपको क्या है उसमें फ्लो चार्ट, मान लो फ्लो चार्ट आ गया बनाने के लिए, या फिर उसमें फ्लो चार्ट नहीं बोला है लेकिन उसके क्वेश्चन में फ्लो चार्ट आता है, तो आपको फ्लो चार्ट क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। आपको फ्लो चार्ट वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्लो चार्ट को भी क्या करें बेटा? अच्छे तरीके से ड्रॉ करें। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात है कि फ्लो चार्ट जो बनाए वो पहले पेंसिल से बना लो। ठीक है, और इसके बाद से उसमें क्या करो? पेन चला दो। क्योंकि देखो, पेन सीधे पेन से करोगे तो पेन से क्या होगा बेटा? गलतियां होगी, फिर उसको कटिंग करोगे जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, पेंसिल से कर लोगे तो गलत होगा तो उसे मिटा सकते हो, बट पेन वाला नहीं मिटा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से पहला कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको आपको फॉलो करना है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा और स्टेप बढ़ते हैं और समझने की और कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हमें टर्म करना है। नेक्स्ट इसके बाद से आता है जो हमारा लिमिटेड वर्ड को क्या करना है बेटा? यूज करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली क्या करना है? लिमिटेड वर्ड को यूज करना। अब जैसे मान लो होता क्या है कि जो हम कोई डेफिनेशन लिखने जाते हैं,
तो जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे दिमाग में बहुत वर्ड चलते रहते हैं, तो बहुत फालतू के वर्ड चलते हैं, वो उसको भी हम क्या करते हैं उसमें लिखते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अननेसेसरी कोई भी चीज़ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर जब लिखते हो तो बेटा अननेसेसरी कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है, जो कि वो क्वेश्चन से कोई रिलायबल ही नहीं कर रहा है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। देखो लिखा है विल नॉट अर्न एक्स्ट्रा मार्क्स, बल्कि टाइम ही क्या होगा बेटा, वेस्ट होगा, आपका टाइम ही बेकार होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को फॉलो ना करें। जो कीवर्ड है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसी को बेटा लिखें, बाकी इधर उधर के क्वेश्चंस ना लिखें। और ये जो सपने सजा के रखे हैं बेटा आप लोग की कॉपी भर देंगे, बेटा कॉपी भरने से कुछ नहीं मिलेगा। कॉपी भरने से आंसर नहीं, क्वेश्चन मार्क्स नहीं मिलते हैं बेटा। क्वेश्चन सिर्फ पेपर भरने से मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। सुनिए ध्यान से। इसके बाद से क्या होता है, मेंटेन द नीटनेस। अब आपको यहां पे ध्यान समझो कि जैसे मान लो कि आप कुछ वर्ड ऐसे लिख रहे हो, अब वर्ड लिखे वो गलत हो गया, तो आप क्या करो, सिर्फ एक लाइन से क्रॉस लगा देना, ठीक है। एक लाइन से क्रॉस लगाना, ऐसे वाला काम मत कर देना, ऐसा वाला काम मत करना। ऐसे वाला अगर काम किए तो क्या होगा बेटा, एग्जामिनर सीधे यहाँ पे इसका दिमाग जाएगा एग्जामिनर पे, और यहाँ जाएगा तो वो नेगेटिव एक क्या करता है बेटा, इफेक्ट डालता है। बस समझ रहे कि नहीं, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये वाला काम ना करें, ऐसा वाला आप काम कर सकते हैं अगर गलती कुछ हुआ है तो, लेकिन पहले से ऐसा कोशिश करें कि कोई गलत ना हो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्स्ट पेज आप लिख रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, उसमें आप एक भी कोई मिस्टेक मत करना, उसमें वही क्वेश्चंस करने की कोशिश करना स्टार्टिंग में जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन और क्या होता है बेटा, लास्ट इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है कि यू आंसर शीट इज क्लीन एंड द रिलायबल। आंसर शीट क्या होना चाहिए बेटा, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत लिखना कि पूरा वर्ड ही मत लिखना, वर्ड लिखो लेकिन कटिंग नहीं होना चाहिए, ये बात यहां पे बोलना चाह रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद से हमें क्या होता है, इसके वजह से हमें क्या मिलता है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स क्या करेंगे बेटा, मिलेंगे। तो इस चीज को आपको फॉलो करना है, नीट एंड क्लीन क्या करना है, रखना है, ठीक है। इसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर जरूर अच्छे तरीके से लिखे। जैसे मान लो हमने लिखा सेक्शन बी, क्या लिखा बेटा, सेक्शन बी लिखा, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं। मान क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा हूं मैं, 11 कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूं, सपोज दैट। तो यहाँ पे 21 प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, आंसर, और यहाँ से आंसर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, 21 करके ऐसे कर देते हैं और बस ऐसे करके आंसर करते हैं, पता ही नहीं चलता कि बेटा ये 21 है कि नहीं है। तो ये वाला काम ना करें, ऐसा तरीके से क्या करें बेटा, लिखे। ये इस तरीके से हम मार्क्स को धीरे धीरे अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद से देखो कुछ पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स है। पहला ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इस चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। अब ये तो फॉलो करते हुए हम सारे पेपर में चलेंगे, जितने थ्योरी पेपर होंगे सारे पेपर में ऐसे करेंगे। लेकिन अब 2 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि इतने लाइन में भी लिख देंगे वर्ड तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा हमें नंबर मिल जाएगा। और किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर नीट एंड क्लीन होगा, की पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सुनो ध्यान से। स्पेसिफिक फॉर्मेट बाय द मार्क्स। अगर मार्क्स की बात करें, सबसे पहले 2 मार्क्स की बात करें। जो 2 मार्क्स है बेटा, कम से कम आप 4 to 5 लाइन में लिख लेना। 4 to 5 लाइन्स में क्या कर सकते हो बेटा, इसे लिख सकते हो, ठीक है। कितना वर्ड हो सकता है सर, तो 40 to 50 वर्ड क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। 40 to 50 वर्ड क्या कर सकते हो बेटा, लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ज्यादा है और वो 2 मार्क्स में दे दिया, तो इसका वर्ड और भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट रिलायबल ही वर्ड लिखना है बेटा, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर वर्ड मत लिखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है बेटा, ठीक है, फोकस ऑन द प्रोवाइडेड द एग्जैक्ट डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना चाहिए आपको। मान लो कि इसमें कोई डेफिनेशन पूछ दिया आपसे, तो डेफिनेशन एग्जैक्ट आपको लिखना है, इधर से उधर कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। और एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने के बाद जब लिखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ की पॉइंट आएगा, उस की पॉइंट को क्या करोगे बेटा, अंडरलाइन करोगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि की पॉइंट को बेटा क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, और तरीके से क्या करोगे बेटा, एक्सप्लेन करोगे। और एक्सप्लेन के साथ साथ उसमें क्या डालोगे बेटा, एक
एग्जाम्पल जरूर पुटअप करोगे। जब डेफिनेशन लिखोगे बेटा, डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल जरूर लिखना है। अगर ये एग्जाम्पल नहीं लिखोगे फिर मार्क्स कटेगा बेटा। एग्जाम्पल से मार्क्स मिलते हैं, तो हर डेफिनेशन में एग्जाम्पल लिखना, हर डेफिनेशन में एग्जाम्पल लिखना, याद रखना बेटा, डेफिनेशन में एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि किसी और मतलब टॉपिक से रिलेट करता है, तो जब उसका क्वेश्चन का आंसर लिखोगे बाद में उस टॉपिक का नाम भी लिखना कि इस टॉपिक से रिलेट करता है, तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बेटा तरीके से, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद से सुनो ध्यान से, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल से समझाया मैंने कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको लिखना कैसे है, कैसे डेफिनेशन पूछेगा, एग्जांपल पूछेगा, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? डिफाइन करना हमें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद से बोला कि राइट द 2 फैक्टर दैट द अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन कौन से 2 फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उसे हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। लिखने का तरीका देख लो बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाला, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं कहा, उससे नीचे मैंने क्या इसका डेफिनेशन पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पूछा है, तो मैंने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा और देखो ध्यान से कुछ इस तरीके से किया, ठीक है ना। अब इसको हेडिंग बना लिया एक तरह से, और फिर इसके बाद से पूरा डेफिनेशन मैंने लिखना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं तो मुझे कीवर्ड मिला है डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन और इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या हो गया बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे जो मिला इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन। चाहो तो इसका क्या लिख सकते हो बेटा? फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, या फिर इसमें रिएक्शन लिख सकते हो कि A प्लस का B, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऐसे कर दो, C प्लस का क्या करोगे बेटा? D करके, ऐसे क्या कर सकते हो बेटा? आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से प्रोडक्ट का रिएक्टेंट, इसका क्या होगा? रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? प्रोडक्ट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सॉरी, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, इसके बाद से फॉलोइंग द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जैसे कि ये बोला था मैंने, उसका क्या डाल दिया बेटा? एक हेडिंग डाल दिया यहाँ पे। हेडिंग डालने के बाद से मैंने जो जो फैक्टर्स था वो फैक्टर को पहले लिखा। कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया। इसके बाद से किस पे डिपेंड किया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड किया, फिर इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, फिर इन दोनों को क्या कर दिया बेटा? एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा? 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से करोगे तो पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा बेटा, पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। ऐसे ही आप 3 मार्क्स में, ऐसे ही आपको 5 मार्क्स में भी करना है।